हाँ, आइए आज हम पूर्ण प्रतियोगिता और इसके अंतर्गत होने वाले कीमत निर्धारण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि ये पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक स्वरूप है। यानी बाजार के वर्गीकरण अगर हम अलग-अलग तरीके से करें तो प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार का स्वरूप होता है उसमें एक प्रकार है ये पूर्ण प्रतियोगिता। ये कई प्रकार की हैं। इसको अगर आप देखें तो एक है ये पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद आपकी होगी एकाधिकृत प्रतियोगिता। इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे देखेंगे। एक है एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। ये दोनों करीब करीब सेम होती हैं। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण होता है उसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता की आज चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जब पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो मैं दो चार चीजें बता दूं आपको। पहली चीज, पूर्ण प्रतियोगिता जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये पूरी तरह काल्पनिक है। यानी ऐसी कोई चीज आपको मिलती नहीं है, कल्पना है, ये मिथ्या है पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरी बात, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा कहा जाता है कि बाजार में जो क्रेता हैं, जो कोई सामान खरीदते हैं और जो सामान बेचते हैं, राइट, तो क्रेता और विक्रेता इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, अत्यधिक। खरीदने वाले की भी संख्या अधिक होगी और बेचने वाले की भी संख्या अधिक होगी। तीसरी बात जो हमें देखनी है पूर्ण प्रतियोगिता में वो ये होती है कि जो जितनी फर्में हैं इसमें, मतलब जितनी सभी फर्में एक रूप वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। एक रूप वस्तुओं मतलब होमोजीनियस जिसे हम कहते हैं, समान, बिल्कुल कोई अंतर उनमें नहीं होता। तो ये संभव नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये काल्पनिक है। चौथी बात, अगर आप देखें पूर्ण प्रतियोगिता की, तो इसमें कभी भी कोई भी फर्म अंदर हो सकती है या कोई भी फर्म कभी भी बाहर जा सकती है। एंट्री और एग्जिट इसमें फ्री होता है इस बाजार की व्यवस्था में। अब एक नई चीज आपको पूर्ण प्रतियोगिता में आश्चर्य होगा जानकर कि हम ये मानकर चलते हैं इस प्रतियोगिता में कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी परिवहन लागत, ये कहा जाता है कि ये परिवहन लागत शून्य होती है। कोई परिवहन लागत नहीं होती, कितने भी आप यातायात करें परिवहन लागत शून्य होगी। तो इनमें से ज्यादातर चीजें अवास्तविक हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरी तरह एक काल्पनिक अवस्था है। इसमें एक चीज आपको और समझनी है, इसके पहले कि हम कीमत निर्धारण करें, दो शब्दों का अंतर आपको समझना होगा। एक है फर्म और एक है उद्योग। फर्म एक इकाई है जो उत्पादन कर रही है। उद्योग क्या है? फर्मों का समूह है। यानी कई फर्में यहां पर एक साथ उत्पादन करती हैं। जैसे ये ए एक फर्म है, लेकिन अगर आप बात करें ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी फर्में अगर मिल जाती हैं तो ये एक उद्योग का रूप धारण कर लेती। अब इसमें हमें जैसे ही हम जानने एक्सक्यूज मी,
अब इसमें हम जैसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार, कीमत निर्धारण, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, तो इसमें हमें एक चीज़ और जानना है। हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, राइट। अब पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि बहुत सारी फर्में होती हैं, राइट, और सभी फर्म एक जैसी वस्तु बना रही हैं, तो सवाल ये आता है कि उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करेगा, कौन सी फर्म करेगी। अब यहाँ कई फर्में हैं, ए बी सी डी ई, ये सारी फर्में एक जैसी वस्तु बना रही हैं, एक रूप वस्तु है ये एक्स। तो वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी पूर्ण प्रतियोगिता में? तो यहां पर ये एक भी फर्म, अकेली फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती है। यहाँ फर्म नहीं बल्कि उद्योग कीमत निर्धारित करता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फर्में एक जैसे वस्तु बना रही हैं। अब उद्योग कैसे निर्धारित करेगा? ये क्या करता है उद्योग? एक निश्चित ये उद्योग का मैंने लिया, मान लीजिए एक्स और वाई पर मैंने लिया कीमत और यहाँ वस्तु की मात्रा। अब ये उद्योग यानी फर्मों का समूह, अब ये क्या करता है? मांग और पूर्ति के आधार पर अपना संतुलन स्थापित करेगा। सबसे पहला काम, ये डी डी मांग वक्र है, एस एस पूर्ति वक्र है, एस एस पूर्ति वक्र है। अब ये दोनों मांग और पूर्ति जहां पर एक दूसरे को काटते हैं क्यू पर, उसी बिंदु पर उद्योग, ये उद्योग है, ये उद्योग की मैं बात कर रहा हूं, उसी बिंदु पर उद्योग अपनी कीमत निर्धारित करता है। यानी यहां पर कीमत है ओ पी, और जो मात्रा उस कीमत पर प्राप्त होगी वो है ओ क्यू, राइट। अब उद्योग क्या करता है? इस कीमत को, जो ओ पी कीमत है, अब उद्योग ने कीमत डिसाइड कर ली, ओ पी ये कीमत है। अब उद्योग इस कीमत को सभी अपने जितनी फर्में हैं उसके अंतर्गत उन सब फर्मों को ये पास ऑन कर देता है अपनी ये कीमत, और हर फर्म इस कीमत को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। यह है कीमत और यह है मात्रा। अब ये एक फर्म है, कोई भी एक फर्म इसमें से मैंने ली, मान लो फर्म ए। अब फर्म ए वस्तु की जो कीमत है ओ पी, इस ओपी कीमत को वो स्वयं डिसाइड नहीं कर रही है, बल्कि वो कीमत आ रही है उद्योग से। और ये जो कीमत है, यही किसी न किसी स्थिति में आगम वक्रों का रूप ले लेती है पूर्ण प्रतियोगिता में। यानी यहाँ पर सीमांत आगम और औसत आगम दोनों यही वक्र बन जाता है। दोनों के लिए सीमांत आगम और औसत आगम दोनों इस वक्र पर निर्धारित हो जाता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है सबसे पहले कीमत निर्धारण के लिए। अब इसमें एक और चीज, इसको हम दो भाग में देखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है ये टॉपिक। तो हम कीमत निर्धारण जो संतुलन देखेंगे वो हम सेकंड पार्ट में इसके देखेंगे। अभी उस पर जाने से पहले हमें एक चीज और जानने की आवश्यकता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक चीज बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और वो चीज है समय तत्व, टाइम फैक्टर। यानी यहां पर दो समय होते हैं, एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल। सामान्यतया एक वर्ष
या उससे कम को हम अल्पकाल मान लेते हैं, और ये 1 वर्ष से अधिक जो समय होता है उसे हम दीर्घकाल मान लेते हैं। अब कोई भी फर्म के लिए अल्पकाल में अपने उत्पादन के या उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, राइट? और दीर्घकाल में कोई भी फर्म किसी भी तरह का अपना परिवर्तन संसाधनों में करके उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, कोई भी फर्म, चाहे आप प्रतियोगिता के आधार पर आप अगर चर्चा कर रहे हैं, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, चाहे एकाधिकार की बात करें, चाहे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात करें, चाहे अल्पाधिकार, किसी भी प्रतियोगिता की बात करें, ये दो समय तत्व महत्वपूर्ण होंगे। ये दो समय तत्व, अल्पकाल और ये दीर्घकाल। अब यहाँ एक चीज और जानिए, अल्पकाल में कोई भी फर्म, राइट, कोई भी फर्म या तो हानि प्राप्त होगी उस फर्म को, राइट, या उस फर्म को लाभ प्राप्त होगा, या उसे, जिसे आप कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीन ही स्थिति है बाजार की, ये तीन ही स्थिति है बाजार की जो आपको देखने को मिलेगी, या तो हानि या लाभ, या नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जो लाभ होता है वो बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो इस लाभ को प्रतियोगिता की भाषा में हम कहते हैं असामान्य लाभ, राइट, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। हानि, ठीक है। और तीसरा जो हम देखते हैं, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसे हम कहते हैं सामान्य लाभ। ये हर प्रतियोगिता में आपको देखने को मिलेगा। दीर्घकाल में चूंकि फर्म पूरी तरह से अपने परिवर्तन में सक्षम है, अतः मांग के हिसाब से पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। यानी अल्पकाल में या तो फर्म हानि होगी, या बहुत ज्यादा लाभ असामान्य लाभ, या नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सामान्य लाभ। लेकिन दीर्घकाल में फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब इस अवधारणा के बाद एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है, ओके, वो चीज है, अब ये यानी यहां पर कोई भी प्रतियोगिता हो, आपको चार चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हानि, लाभ, सामान्य लाभ अल्पकाल में, और दीर्घकाल में सामान्य लाभ। अब ये चार चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। मान लो है हानि, कोई भी फर्म को हानि हो रही है। अब साधारण सी बात समझिए, हानि कब होगी? यहां पर पूरा का पूरा जो बाजार है वो नियंत्रित होता है। ये इसको मैं समझाने से पहले 2 मिनट थोड़ा ये इसको बता दूं। पूरा का पूरा बाजार है वो दो चीजों से नियंत्रित होता है, और वो दो चीजें हैं, आगम वक्र और दूसरी है लागत वक्र। ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगम वक्र क्या है? रेवेन्यू यानी आय, साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूं। लागत वक्र है कॉस्ट कर्व यानी व्यय, राइट। अब अगर आय ज्यादा है और व्यय कम है तो क्या होगा? आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा हो रही, व्यय कम है, खर्चा कम हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर लाभ होगा। दूसरी स्थिति, अगर आय कम है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? फर्म को या व्यक्ति को हानि होगी। और तीसरी चीज, अगर आय बराबर व्यय, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो, तो सामान्य लाभ कहा जाएगा। ये तीन आपको
चीजें अच्छी तरह दिमाग में बैठानी होगी। अब ये पूरा का पूरा खेल प्रतियोगिताओं में इन्हीं तीन चीजों पर आधारित है, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू में केवल दो वक्र, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसी के आगे कंटिन्यूएशन हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आगम और लागत वक्र पूर्ण प्रतियोगिता या और कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें साम्य की स्थिति पैदा करते हैं।